प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए एक विशेष क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। इस क्लास के अंतर्गत हम आपको त्रिकोणमिति की सभी आवश्यक जानकारियां देंगे। ये आज की क्लास जो है या जो इस प्रकार की आज से क्लास हम प्रारंभ कर रहे हैं, वे क्लासेज उन सभी छात्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी है जो त्रिकोणमिति के संबंध में बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम आपको जीरो लेवल से ट्रिगोनोमेट्री के संबंध में जानकारी देंगे। इस प्रकार के हम वीडियो या तो एक वीडियो रोज या यदा कदा हम वीडियो डालते रहेंगे। उन वीडियो को आप देखिए, उनसे सीखने का प्रयास कीजिए, और यदि आप उस वीडियो से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो उस वीडियो को मेरे व्हाट्सएप नंबर 94 पर शेयर कर दीजिए। तब मैं आपको उसी वीडियो से संबंधित एक क्वेश्चंस पेपर भेज दूंगा। जब आपको वो क्वेश्चंस पेपर मिल जाए, उसके बाद आप उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने में ध्यान ये रखना है कि आपको किसी प्रकार की भी चीटिंग नहीं करनी है, किसी प्रकार की नकल नहीं करनी है, किसी दूसरे से सहारा नहीं लेना है। मेरा वीडियो देखने के बाद जितना जो कुछ आपकी समझ में आया, सही या गलत, उस प्रकार से उसका आंसर लिख के मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिए। फिर उसको चेक करके मैं उसकी आपको आंसर शीट दे दूंगा। उस आंसर शीट से आपने प्रश्नों को, उत्तरों को मिलाइए और समझने का प्रयास कीजिए कि कहां पर आपकी गलती है और फिर उस गलती को सुधारिए। तो जिस वीडियो से संबंधित आपको प्रश्न पत्र चाहिए, उसी वीडियो को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो 94 125 17 959 है, उस पर आप शेयर कर दीजिए। उसी वीडियो को देखकर मैं उससे संबंधित क्वेश्चन पेपर आपको भेज दूंगा। इस प्रकार से ये क्रिया जो है मैं प्रारंभ कर रहा हूं, आप इससे लाभ उठाइए। तो देखिए, ऐसा है, जब हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं तो एक बात और भी है, मैं इसमें बहुत सी ऐसी बातें नहीं बतलाऊंगा जो मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बोली जाती है। मैं आपको साधारण समझाने के दृष्टिकोण से बतलाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, ऐसा है कि हम त्रिकोणमिति का अध्ययन प्रारंभ करते हैं समकोण त्रिभुज से, ये मानिए आप, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसके अंदर एक कोण तो 90 अंश का होता है। ये हमारा क्या हो गया? ये कोण तो हो गया हमारा 90 अंश का। क्लियर? अब इस समकोण त्रिभुज के अंदर तीन चीजें होती हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का अवश्य होता है। पहली बात तो ये है, जब तक एक कोण 90 अंश का नहीं होगा तब तक वह समकोण त्रिभुज नहीं कहलाएगा। क्लियर? तो पहली बात तो आपको ये है, आप बिल्कुल जीरो लेवल से चूंकि त्रिकोणमिति अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आप इसी प्रकार से अध्ययन करें जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको सबसे पहले तो जानकारी होना चाहिए फिगर को देखकर कि ये समकोण त्रिभुज है अथवा नहीं। इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए 90 अंश का कोण जो बनता है वह इस प्रकार से बनता है। एक लाइन जा रही होती है, एक लाइन जा रही होती है, इसके बीच का कोण जो है 90 अंश का कोण होता है। 90 अंश से अधिक के कोण जो होते हैं, ज्यादा के कोण जो होते हैं, उनको हम अधिक कोण बोलते हैं, और 90 अंश से कम के जो कोण होते हैं उन्हें हम न्यून कोण बोलते हैं। क्लियर? तो हमें समकोण त्रिभुज के अंदर भुजाएं जो है उनको हम तीन वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर 1 कह रहा हूं, नंबर 2 आधार, और नंबर 3 लंब। तो जो 90 अंश के कोण के सामने की भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। तो आपका 90 अंश का कोण ये बना, तो इसका मतलब कर्ण तो आपका ये हो गया। कर्ण ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है। ये जो शेष भुजाएं बची, ये कभी कभी हमारी आधार बन जाती हैं और कभी कभी ये हमारी लंब बन जाती है।
कभी हम इसको आधार बोलेंगे, कभी हम लंब बोलेंगे। और इसी प्रकार से इस भुजा को हम कभी आधार बोलेंगे और कभी हम इसको लंब बोलेंगे। क्लियर? तो इसका मतलब यह हुआ कि समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 अंश का होता है और 90 अंश के कोण के सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण है। कर्ण कोई दूसरी भुजा नहीं हो सकती है। शेष दो भुजाएं बची, वे भुजाएं कभी आधार बन जाती है, कभी लंब बन जाती है। अब हमें जानकारी करनी है कि कौन सी भुजा कब लंब मानी जाएगी और कब आधार मानी जाएगी। क्लियर? तो देखिए, इसके लिए आप ऐसा है, आप ये मैं फिगर बनाता हूं। ये वाला आपका मान लीजिए ट्रायंगल है। ये भी आपका एक समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया है। उस फिगर को मैंने मिटाना नहीं है क्योंकि बार बार बनाने में समस्या पैदा हो जाएगी। और इस ट्रायंगल का नाम रख लिया मैंने ए बी सी। इसका मतलब बी कोण जो है वह तो बराबर हो गया समकोण के। समकोण उस कोण को कहते हैं जो 90 अंश का कोण होता है। जब बी समकोण हो गया तो बी के सामने की भुजा बनी एसी। तो एसी हो गई हमारी कर्ण। अब हम बीसी भुजा की बात कर रहे हैं, तो बीसी भुजा क्या मानी जाएगी? भुजा बीसी जो है वह कोण सी के लिए, कोण सी के लिए आधार है, कोण ए के लिए लंब है। अगर हम कोण सी की बात करेंगे, हम कहें कि सी कोण का आधार कौन सा है, तो सी कोण का आधार माना जाएगा बीसी। और हम ये कहें सी कोण के लिए लंब कौन सा है, तो लंब माना जाएगा हमारा एबी। देखिए, अगर हम इस भुजा को मिटा दें तो हमारा सी कोण खत्म हो गया। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि सी कोण जो है वह बीसी भुजा पर टिका हुआ था। जब तक बीसी भुजा नहीं बनेगी तब तक सी कोण बनकर नहीं आएगा। सी तो यहां पर रहा, लेकिन कोण सी समाप्त हो गया। कोण सी तभी बनेगा जबकि या तो कोई यहां से किनारे ऐसे जाए या ऐसे जाए, मतलब ठीक है ना? तो इसलिए ये जो भुजा आपकी बीसी थी, ये अगर समाप्त हो जाएगी तो सी कोण समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि सी कोण के लिए बीसी भुजा जो है वह लंब है, आधार है। और जो दूर वाली भुजा होती है, ये तो कर्ण हो गया, ये तो कोई दूसरा नाम इसको दे नहीं सकते। इसको हमें एक बार नाम देना है आधार और एक बार देना है लंब। तो ये आधार किसके लिए हो गया? सी कोण के लिए। और ये जो ए बी भुजा है, भुजा ए बी जो है वह कोण सी के लिए लंब है। जो दूसरी वाली भुजा बची है तो कर्ण हो गया, ये आपका सी कोण हो गया और अब सी कोण का आधार हो गया बीसी। तो जब सी कोण का आधार बीसी हो गया तो तीसरी भुजा बची ए बी। जो दूर वाली भुजा होती है वो लंब मानी जाती है। तो कोण सी के लिए लंब हो गया आपका ए बी। और ए कोण की बात करें तब, तो ए कोण अगर हम ये भुजा मिटा दें तो हम देखते हैं कोण हमारा ए समाप्त हो जाता है। तो इसलिए ए बी भुजा जो है वह कोण ए के लिए आधार है। ए भुजा जो ए बी भुजा जो है वह कोण ए के लिए आधार है। अब तीसरी भुजा कौन सी बची? बीसी। बीसी भुजा जो है कोण ए के लिए लंब हो गई। इस प्रकार से आपको ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सी भुजा किस कोण के लिए लंब और किस कोण के लिए आधार है। एक मैं आपको और इस प्रकार का उदाहरण देकर फिर आगे बढ़ता हूं। ये जरूरी नहीं है कि आप सब कोण त्रिभुज ऐसा ही बनाएं। आपका कैसा भी बना हो त्रिभुज, मान लीजिए आपका समकोण त्रिभुज ऐसा बना हुआ है और आपने नाम रखा पी
क्यू आर। क्लियर? तो ये तो आपका कोण 90 अंश का हो गया, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। जब ये कोण 90 अंश का हो गया तो इसके सामने की भुजा जो हो गई पी आर, ये आपकी कर्ण कहलाएगी। क्लियर? अब हम कोण आर की बात करते हैं। कोण आर के लिए आधार कौन सी भुजा मानी जाएगी? जो आर के समीप है उसको तो आधार मानेंगे, और जो आर से दूर है उसको हम लंब मानेंगे। या ऐसे समझिए, आर कोण ये है, यदि हम इसे मिटा दें तो ये हमारा आधा आर कोण समाप्त हो जाता है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ आर कोण जो है वह आर क्यू भुजा पर टिका हुआ है। इसलिए कोण आर के लिए आधार जो है वह आर क्यू भुजा है। आप इस भुजा का नाम आर क्यू भी कह सकते हैं और क्यू आर भी कह सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आपकी मान लीजिए भुजा जा रही है, ये कोई लाइन जा रही है, इस लाइन का नाम ए बी है, तो आप इसको ए बी कहिए या बी ए कहिए, इसमें आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऊंचे क्लासों में कहीं कहीं जाकर जब हम वेक्टर वगैरह का अध्ययन करते हैं और बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं तो उसमें अंतर पड़ जाता है, लेकिन जब आप उस स्तर पर पहुंचेंगे तब आपको बहुत सारी और जानकारियां हो चुकी होंगी, तब आप फिर उस बातों पर निर्णय करेंगे। अभी तो आप क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए इस भुजा का नाम ए बी या बी ए कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर विस्थापन वगैरह का अध्ययन करेंगे फिजिक्स में, गणित में, तो उसमें कुछ अंतर पड़ता होगा, बात अलग है। अब कोण पी की बात करते हैं। कोण पी के लिए आधार, तो ये तो कर्ण है, इसको तो बदलेगा नहीं। अब हम इसे मिटा सकते हैं, कर्ण को तो मिटा लेंगे नहीं, इसे मिटा लेंगे तो हम देखते हैं हमारा जो पी कोण था वो समाप्त हो गया। भाई कोण तो हमारा दो भुजाओं के बीच बनता है, एक भुजा तो हमारी ये जा रही थी, एक भुजा ये जा रही थी, ये भुजा अगर समाप्त हो गई तो यहाँ पर पी पे बनने वाला कोण समाप्त हो गया। तो कोण पी के लिए आधार क्या हुआ? पी क्यू भुजा है। आप इसको पी क्यू भुजा कहिए या क्यू पी भुजा कहिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब जब ये आपका आधार हो गया तो इसका मतलब तीसरी भुजा बची, या कोण पी से दूर वाली जो भुजा है वह लंब होगी। तो कोण पी के लिए लंब आर क्यू भुजा है, या आप इसे कह सकते हैं क्यू आर भुजा है। इतनी बात आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। आप इस पर विचार कर लीजिए, इसके बाद आगे का वीडियो देखना प्रारंभ करें। मैं आपको बता तो अभी रहा हूं। अब मान लीजिए आपको इस पर प्रश्न हल करने हैं, आपकी पुस्तकों में इस प्रकार के प्रश्न नहीं दिए गए हैं, तो आप इस वीडियो का लिंक मेरे व्हाट्सएप नंबर 9412570959 पर शेयर कर दीजिए, और फिर उसी वीडियो को देखकर मैं समझ लूंगा कि आप इससे संबंधित प्रश्न पत्र चाहते हैं, वह मैं आपको भेज दूंगा। उसका आप सॉल्यूशन भेज दें मेरे पास, आपका सॉल्यूशन मैं चेक कर लूंगा, फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा और आपसे मिला लेंगे, हल कर लिया। ठीक है ना? अब आती है बात त्रिकोणमिति के अध्ययन की। ये बात जो थी एक प्रकार से त्रिकोणमिति की मान लीजिए, या त्रिकोणमिति के अध्ययन के लिए प्रारंभिक ज्ञान मान लीजिए, या आप इस बात को मान सकते हैं रेखा गणित का अध्ययन कर रहे थे। एक विषय का अध्ययन करने के लिए, गणित की एक ब्रांच का अध्ययन करने के लिए दूसरी ब्रांच का अध्ययन भी आवश्यक होता है। तो ऐसा है कि त्रिकोणमिति के अध्ययन करने के लिए हमें अभ्यास में त्रिकोणमिति का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। त्रिकोणमिति के अंदर 6 अनुपात होते हैं, जिसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। इसमें नंबर 1 पर हम मानते हैं sin x, नंबर 2 पर मान लिया हमने cos x, और नंबर 3 पर मान लिया हमने tan x, और 4 पर मान लिया हमने cot x, और 5 पर मान लिया हमने sec x, और 6 पर मान लिया हमने cosec x। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपके हाई स्कूल क्लास की त्रिकोणमिति जो है वह इस 6 सूत्रों पर ही, या 6 ये जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इन पर ही टिकी हुई है।
इसके अलावा कुछ सूत्र है, उन सूत्रों का भी सहारा लेना पड़ेगा आपको। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि यदि आपका sin x लिखा है, sin b लिखा हुआ है, sin p लिखा हुआ है, sin थीटा लिखा हुआ है, sin गामा लिखा हुआ है, sin अल्फा लिखा हुआ है, तो इस बात से कोई भी अंतर नहीं है। जो परिभाषा इसकी है वही इन सब की परिभाषा है। कोण को बदलने के साथ साथ उनके मान तो बदलते रहते हैं। मान लीजिए हम ये मान लीजिए हमारा ट्रायंगल ए बी सी है। अब मान लीजिए इस ट्रायंगल में हम sin c निकालना चाहते हैं, तो sin c का जो मान है वो कुछ और निकल कर आएगा और sin a का मान कुछ और निकल कर आएगा। sin a का और sin c का मान बराबर नहीं होगा, क्योंकि एंगल बदल जाने से उनके मान परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन परिभाषा में अंतर नहीं पड़ेगा। तो अब पहले आपको इसकी हम परिभाषा बता देते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो sin की परिभाषा दी गई है कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी विशेष कोण के लिए उसके लंब और कर्ण में जो अनुपात होता है उसे उस कोण का sin कहते हैं। तो sin बराबर क्या हुआ, लंब बटे कर्ण। और किसी कोण विशेष के लिए किसी समकोण त्रिभुज में उसके कोण के आधार और कर्ण में जो अनुपात होता है उसे हम cos कहते हैं। तो cos x बराबर कितने के हुआ, आधार बटे कर्ण। अब tan की बात आती है। tan कहते हैं किसी समकोण त्रिभुज के अंदर किसी कोण विशेष के लिए उसके लंब और आधार में जो अनुपात होता है तो उसको हम tan कहते हैं। तो tan x बराबर बनेगा लंब बटे आधार। और किसी समकोण त्रिभुज में किसी विशेष कोण के लिए जो आधार और लंब में अनुपात होता है उस कोण के लिए जो लंब आधार है और लंब है उसमें जो अनुपात होता है उसको हम कॉट कहते हैं। तो कॉट बराबर बनेगा हमारा आधार बटे लंब। और सेक क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज के अंदर किसी कोण विशेष के लिए उसके कर्ण और उसके आधार में जो अनुपात होता है उसे उस कोण का सेक कहा जाता है। तो सेक x बराबर बनेगा कर्ण बटे आधार। और कॉसिक x का मतलब यह है किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में किसी कोण विशेष के लिए उसके कर्ण और लंब में जो अनुपात होता है उसे उस कोण का कौशिक कहते हैं। इसलिए कौशिक x बराबर बना हमारा कर्ण बटे लंब। तो सबसे पहले तो आपको यह जानकारी होना चाहिए कि त्रिकोणमिति का अध्ययन हम समकोण त्रिभुज से प्रारंभ करते हैं। इस समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 अंश का होता है जिसके सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं और शेष दो भुजाएं जो होती हैं वे कभी आधार बन जाती हैं, कभी वे लंब बन जाती हैं। और हमारे त्रिकोणमितीय 6 अनुपात हैं जिन्हें हम क्रमशः sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x कहते हैं। sin x की परिभाषा है लंब बटे कर्ण, cos x की परिभाषा है आधार बटे कर्ण, tan x की परिभाषा है लंब बटे आधार, cot x की परिभाषा है आधार बटे लंब, sec x की परिभाषा है कर्ण बटे आधार और cosec x की परिभाषा है कर्ण बटे लंब। क्लियर? अब आप एक बात और विचार करिए। ऐसा है कि जो समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं जिनमें एक को हम कर्ण मानते हैं, एक को हम आधार मानते हैं और एक को हम लंब मानते हैं। इन तीनों भुजाओं की लंबाइयों में आपस में एक संबंध है। वह संबंध क्या है? लंब बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है, कर्ण का मान जो है वह बराबर होता है वर्गमूल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्लियर? अगर हम किसी समकोण त्रिभुज की हमें ये लंब या ये आधार की माप दी गई है और हम कर्ण की माप निकालना चाहते हैं, कर्ण की लंबाई निकालना चाहते हैं, तो इस सूत्र से निकाल सकते हैं। एक बात और बता दें, आपको इस प्रकार से लिख लें, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, प्लस के जब चिन्ह होता है
तो वहां पर क्रमनिर्णय का नियम लागू हो जाता है। क्रमनिर्णय का नियम का मतलब ये होता है कि हम राशियों को आगे पीछे लिख दें, उसके मान में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो यदि हमें किसी समकोण त्रिभुज के अंदर उसके आधार की लंबाई और लंब की लंबाई ज्ञात है और हम उसके कण की लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं, तो इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए हमें लंब की लंबाई मालूम है और कण की लंबाई मालूम है और आधार की लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसको ज्ञात करने का सूत्र यह है, आधार बराबर होता है कण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अंडर रूट लगा हुआ है, आधार बराबर होता है अंडर रूट कण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। लेकिन आप इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते, लंब का वर्ग माइनस कण का वर्ग, ये लिखना गलत है। यहां पर तो आप लिख सकते हैं, जब प्लस का निशान है वहां पर तो आप क्रमनिर्णय का नियम लगा के उनको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्लियर। और आपको मान लीजिए कण मालूम है, मतलब कण मालूम का होता है कण की लंबाई मालूम है और आपको आधार की लंबाई मालूम है और आप लंब की लंबाई मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सूत्र है, जिस सूत्र का हम सहारा लेंगे, वे सूत्र है लंब बराबर होता है वर्गमूल कण का वर्ग माइनस आधार का। इसको भी हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते, वर्गमूल आधार का वर्ग माइनस कण का वर्ग, इस प्रकार से लिखना गलत। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के अंदर हमें उसमें आधार की लंबाई और लंब की लंबाई मालूम है, तब हम उसके कण की लंबाई इस सूत्र का प्रयोग करके या इस सूत्र का प्रयोग करके कर सकते हैं। ये आपको स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए पुस्तक में ये दिया हुआ है एक में और एक पुस्तक में ये दिया हुआ है। अब जो बच्चे बेचारे प्रारंभ करते हैं अध्ययन, जो जान जाते हैं सीख जाते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वे इसी में कंफ्यूजन हो जाता है उन विचारों के लिए कि उसमें लिखा था लंब का वर्ग अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इस पुस्तक में लिखा हुआ है अंडर रूट आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, स्पष्टीकरण कर लीजिए आप। और आधार का मान ज्ञात करने का सूत्र यह है अंडर रूट कण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, और लंब की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है अंडर रूट कण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब आज की बात मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। इससे संबंधित जो संख्यात्मक प्रश्न या आगे की जानकारी जो है मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आपकी पुस्तकों में यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न दिए हुए हैं तो आप उन्हें हल करके उत्तरमाला से मिलाइए। और यदि आपके पास ऐसे कोई प्रश्न नहीं है और आप सीखना चाहते हैं वास्तव में और ऐसे प्रश्नों को आप ढूंढ रहे हैं, तो आप इस वीडियो का लिंक मेरे पास, इस वीडियो का मतलब वीडियो को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए, जो ऊपर लिखा हुआ है 9412517959। जब आपका इस वीडियो का शेयर मेरे पास आएगा तभी मैं समझ लूंगा कि आप उस पर लिख दीजिए कि कृपया करके इससे संबंधित प्रश्न पत्र भेज दीजिए। तो मैं आपको प्रश्न पत्र भेज दूंगा, उस प्रश्न पत्र को आप हल कर दीजिए। हल करने के बाद आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, मैं उसको चेक कर लूंगा और उससे संबंधित सही हल आपके पास भेज दूंगा। आज की बात यही समाप्त करता हूं, क्योंकि फिर बहुत अधिक बातें हो जाएंगी। उन बातों को मैं अब आगे कल अगले वीडियो में बतलाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।